नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। हम बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्राइब्स इन इंडिया, भारत की जनजातियों को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चनों को डिस्कस किया है जो आपके कल यानी 10 जनवरी 2026 के एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। अगर आपने ये महामैराथन पूरा देख लिया तो आपको इस टॉपिक के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में, इसी महामैराथन में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें भारत की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे और उनकी विशेषताएं क्या हैं, और इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपके 90% प्लस मार्क्स आ सके, 90 प्लस मार्क्स आ सकें। तो इसमें क्या टेक्निक रहेंगी वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने एग्जाम के जो भी मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको पढ़ाने वाला हूं, और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपने अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करके उसकी बायो में जाकर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उसका भी मैं आपको इंस्टा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हो सकता है मैं टेलीग्राम का भी लिंक लग जाएगा तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में आपको इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपका नैया पार लग जाएगी कल के एग्जाम की। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण और भारतीय समाज के प्रभाव। आधुनिकीकरण भारतीय समाज पर इसके प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हैं, कैसे हैं, ये पढ़ेंगे। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित है। यह केवल पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना नहीं, यह केवल पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना नहीं बल्कि पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नई विचारधाराओं को अपनाने की मानसिक स्थिति है। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई विचारधारा अपनाने की मानसिक स्थिति है। भारत में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक स्तर पर इसने जाति व्यवस्था की जो कठोरता है उसको कम किया। जैसे पहले छुआछूत, अस्पृश्यता थी, उसको क्या है, कम किया है, और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में मदद की। शिक्षा के प्रचार से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और वे आत्मनिर्भर बनी। आर्थिक रूप से औद्योगिकरण और नगरीकरण ने रोजगार पैदा किए, जिससे संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार ने ले लिया। यानी पहले क्या होता था, पहले एक ही परिवार में कई परिवार होते थे, सभी मिलजुल कर एक जगह रहते थे। अब क्या है, सिंगल परिवारों में बांट दिया है आधुनिकीकरण ने, जिसे संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों ने ले लिया। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया। हालांकि इसने हमारी पारंपरिक संस्कृति पहचान के सामने चुनौती भी पेश की है। जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है उसके सामने भी एक चुनौती पेश की है, जिससे समाज में संकर संस्कृति का क्या हुआ, उदय हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन की संरचना और संबंधों में होने वाला बदलाव। भारत में इसके कई प्रमुख कारक रहे। औद्योगिकरण, नई तकनीक और इंटरनेट ने सूचना के प्रवाह को तेज किया, जिससे लोगों के व्यवहार में काम करने के तरीके बदले गए। अगला था शिक्षा ने तार्किक सोच पैदा की, जिससे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चेतना जगी। विधायी कारक क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम जैसे कानूनों ने पारिवारिक ढांचे को बदला है। आर्थिक कारक क्या रहे हैं? कृषि से उद्योगों की ओर बढ़ते कदम ने ग्रामीण जीवन और वर्गों की परिभाषा बदल दी है।
यानी क्या, जो कृषि से उद्योग की ओर यानी कृषि से उद्योग बिजनेस की ओर बढ़ते हुए कदमों ने क्या ग्रामीण जीवन और वर्गों की जो परिभाषा थी वह क्या कर दी है, बदल दी है। संस्कृति कारक क्या है, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण ने हमारे खान पान वेशभूषा मूल्यों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। अगला है प्रश्न नंबर 3, महिला आंदोलन और भारत में इसके क्या चरण रहे। जो महिला आंदोलन था इसके भारत में क्या चरण रहे हैं, तो महिला आंदोलन का अर्थ पितृसत्तात्मक ढांचे के खिलाफ महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए किया गया सामूहिक संघर्ष है। भारत में इसके 3 मुख्य चरण देखे जा सकते हैं। पहला चरण 19वीं सदी समाज सुधारक था, जिसमें पुरुषों ने सती प्रथा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर काम किया। दूसरे चरण राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। तीसरा चरण क्या रहा, तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद अधिक मुखर रहा। इसमें मथुरा बलात्कार मामले के बाद बने कड़े कानूनों से लेकर घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, इसमें मुखर सुरक्षा और राजनीति में 33% आरक्षण जैसे मुद्दों पर जोर दिया। आज यह आंदोलन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन शुरुआत में मैं करा रहा हूँ ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके 15 नंबर में पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। परेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, अभिजात वर्ग परिभ्रमण क्या है। परेटो का सिद्धांत का जो मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक चक्र की तरह, जहां से परिवर्तित होता है वहीं पर वापस आ जाता है। वे समाज को 2 भागों में बांटते हैं। अभिजात वर्ग जो शासन करते हैं, यानी अभिजात वर्ग कैसा है, जो सत्ता में रहता है, और गैर अभिजात वर्ग जो सामान्य यानी जो जिस पर कोई शक्ति का प्रभाव नहीं रहता, जो सामान्य रहता है। परेटो का कहना है कि सत्ता हमेशा एक ही हाथ में नहीं रहती। सत्ता जो है ये हमेशा एक ही हाथ में नहीं रहती। जब शासक वर्ग, जिन्हें वे शेर और लोमड़ी कहते हैं, अपनी कुशलता खो देता है तो निचले वर्ग के चतुर लोग उनकी जगह ले लेते हैं। इस प्रकार इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। यह एक सिद्धांत बताता है कि समाज में नेतृत्व और शक्ति का हस्तांतरण कैसे होता है। हालांकि इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह आम जनता के योगदान को पूरी तरह नकार देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। प्रस्तावना क्या है, इसकी प्रस्तावना है लगभग भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियां हैं। मतलब कितनी है, 700 से अधिक जनजातियां हैं हमारे भारत में। उनकी जीवन शैली सरल, लेकिन वे आधुनिक युग में गंभीर समस्या से क्या जूझ रहे हैं। उनकी जो जीवन शैली यानी उनको जीवन जीने का अधिकार है वह क्या है, काफी सरल रहता है, और लेकिन वह क्या आधुनिक समय यानी प्रेजेंट समय में वे गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आर्थिक समस्या, भूमि का छिन जाना, गरीबी, बेरोजगारी, वन कानूनों के कारण उनका जंगलों पर अधिकार कम हो गया। सांस्कृतिक समस्या, ईसाईकरण और हिंदूकरण के कारण उनकी मौलिक भाषा का संस्कृति लुप्त हो रही है। उनकी मौलिक भाषा क्या, संस्कृति लुप्त हो रही है। सामाजिक समस्याएं क्या हैं, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों द्वारा शोषण, विस्थापन की समस्या क्या है, बांधों और खदानों के निर्माण के कारण जनजातियों को उनके मूल स्थान से हटा दिया जाता है। निष्कर्ष क्या है, जनजातियों के विकास के लिए सरकार को उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षात्मक यानी प्रावधानों की व्यवस्था। जो भारतीय संविधान है, हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों यानी एससी के लिए जो सुरक्षात्मक प्रावधान है वह क्या है, तो प्रस्तावना क्या है इसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य संविधान निर्माताओं ने जनजातियों को पिछड़ा मानकर उनके लिए विशेष सुरक्षा दी। राजनीतिक सुरक्षा अनुच्छेद 330 और 332 के तहत संसद और विधानसभा में आरक्षण, शैक्षणिक एवं आर्थिक सुरक्षा अनुच्छेद 46 के तहत विशेष शिक्षा और छात्रवृत्ति के प्रावधान, अनुच्छेद 16 के 4 में नौकरियों में आरक्षण, प्रशासन सुरक्षा, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 6ठी अनुसूची स्वायत्त परिषद यानी स्वयं डिस्ट्रिक्ट परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं उसे, स्वायत्त परिषद यानी वहां पर एक स्वयं सरकार चलाने की इजाजत होती है। प्रशासनिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसी है? सामाजिक सुरक्षा है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण और अनुच्छेद 23 मानव स्त्री और बेगार पर रोक। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है इन प्रावधानों ने जनजातियों के राजनीतिक सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत में जनजाति आंदोलन संथाल बिरसा मुंडा। जनजातीय आंदोलन मुख्य रूप से जल जंगल और जमीन पर अधिकार खोने के कारण हुए हैं। संथाल विद्रोह 1855 का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया, जो जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ था। बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 ने उलगांव महान हलचल का आह्वान किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को बाहरी लोगों, दिकुओं और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो G.S. धुर्ये नाम वेरियर एल्विन विवाद बनाम एलियन यानी G.S. धुर्ये वर्सेस वेरियर एल्विन विवाद क्या है? यह विवाद जनजाति नीति को लेकर था। वेरियर एल्विन ने पृथक्करण की वकालत की और उन्हें नेशनल पार्क में रखने का सुझाव दिया ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। इसके विपरीत G.S. धुर्ये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा। उनके आत्मसतीकरण यानी हिंदू समाज में विलय का समर्थन किया। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में भूमिका। आज़ादी के बाद जनजातीय विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया। बाद में ट्राइबल सब प्लान यानी TSP शुरू किया गया ताकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग बजट आवंटित हो। इन योजनाओं का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। अगला प्रश्न है जनजातियों में विवाह के विभिन्न स्वरूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और शायद हर बार पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न 100% आने के चांस हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है जनजातियों में विवाह केवल एक संस्कृति नहीं बल्कि एक समझौता है। यह मुख्य रूप से विनिमय विवाह, बहनों की अदला बदली, सेवा विवाह, दूल्हा ससुर के घर काम करता है, हरण विवाह, लड़की का अपहरण और परीक्षा विवाह, वीरता दिखाना परिचालित है। जनजातीय धर्म, जीववाद और टोटमवाद क्या है? जीववाद का अर्थ यह विश्वास है कि पत्थरों, पेड़ों और पहाड़ों में आत्मा होती है। टोटमवाद में क्या है? टोटम में एक राजनीतिक किसी विशेष पशु या पौधे को टोटम अपना पवित्र पूर्वज मानती है और उसे नुकसान पहुंचाना उसे पाप समझती है।
अगला प्रश्न है नगरीकरण और औद्योगिकरण के क्या प्रभाव हैं। खदानों और उद्योगों के लगने से जनजातियों को अपनी ज़मीन से विस्थापित होना पड़ता है। इससे उनकी सामुदायिक जीवन शैली नष्ट हो गई, वे सस्ते मजदूर बन गए, उनकी पारंपरिक संस्कृति पर गहरा प्रभाव हुआ, जिससे वे झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर हुए। टोडा जनजाति की सामाजिक संरचना क्या है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली टोडा जनजाति पितृसत्तात्मक है, लेकिन यहाँ भ्रांत बहुपति विवाह पाया जाता है, जहाँ एक स्त्री के पति आपस में भाई भाई होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय भैंस पालन और डेयरी होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, टोडा जनजाति के बारे में पूछ लेता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि भैंस जनजाति यानी भैंस का जो पालन है कौन सी जनजाति करती है या किस पहाड़ी पर रहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, भील जनजाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति समझाइए। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से तीरंदाजी में कुशल होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था अब कृषि और मजदूरी पर आर्थिक आधारित है। सामाजिक रूप से ये पितृसत्तात्मक है और इनमें घूमर नृत्य भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, शिक्षा जनजातीय शिक्षा में बाधाएं और सुझाव क्या हैं। बाधाओं में गरीबी, भाषा की समस्या, मातृभाषा में न होना और स्कूलों की दूरी मुख्य है। सुझाव के तौर पर एकलव्य मंडल आवासीय विद्यालय की स्थापना, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्या है, जनजातीय पंचशील सिद्धांत क्या है। जनजातीय पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू जी ने जनजातीय विकास के 5 सिद्धांत दिए। उन पर कुछ भी थोपा न जाए। वनों का अधिकार समान हो। उन पर क्या, जनजातियों पर वनों का अधिकार समान हो। उनके अपने लोगों को ही प्रशासन ने प्रशिक्षित किया जाए। उनके जो जनजाति हैं उनके ही लोगों को शासन में क्या प्रशिक्षित किया जाए और बहुत ही अधिक प्रशासन से बचा जाए। परिणाम विकास के आंकड़े से नहीं बल्कि चरित्र से मापा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तो है ही नहीं इन पे, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण। इन राज्यों का निर्माण 2000 में हुआ। जनजातीय अस्मिताएं की मांग के कारण हुआ। आदिवासियों का मानना था कि बड़े राज्य बिहार और एमपी में उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है और उनकी विशिष्ट पहचान खो रही है। पृथक राज्य से उनकी राजनीतिक शक्ति मिली। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार क्या हैं। तो अधिकांश जनजाति पितृसत्तात्मक जैसे गौड़ और भील जनजाति हैं, लेकिन उत्तर पूर्व की खासी और गारो जनजाति, खासो और गारी जनजाति कहाँ के हैं, मेघालय की हैं। जनजाति मातृसत्तात्मक हैं, जहाँ संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है और बच्चों का नाम माँ के वंश पर चलता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या क्या है। विकास परियोजनाओं, बांध और खदान के कारण जनजातियों का विस्थापन एक बड़ी त्रासदी है। उन्हें अक्सर उनकी भूमि के बदले सही मुआवजा नहीं मिलता और वे अपनी जड़ों से कटकर शहरी गरीबी की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कला और लोक गीतों का महत्व क्या है। जनजातीय कला जैसे वैरली पेंटिंग और लोकगीत उनके इतिहास और प्रकृति से प्रेम को दर्शाते हैं। ये उनकी सामूहिक पहचान को बनाए रखने और मौखिक रूप से परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। आदिम जनजाति क्या है। भारत में 75 ऐसी जनजाति हैं जो सबसे अधिक पिछड़ी हुई हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। इनकी जनसंख्या घट रही है, साक्षरता बहुत कम है। पीवीटीजी की फुल फॉर्म है ये, इसको आप याद भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो आपको क्वेश्चन लिख के आना है। और ये आज भी शिकार व संग्रह पर निर्भर हैं, जैसे जारवा ओगो जनजाति।
अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006। यह कानून जनजातियों के लिए ऐतिहासिक है। यह उन्हें उन वनों की भूमि पर मालिकाना और उपयोग का अधिकार देती है जहां वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। यह उनके विस्थापन को रोकने का एक कानूनी हथियार है। वैश्वीकरण का हस्तशिल्प पर प्रभाव। वैश्वीकरण से जनजातीय हस्तशिल्प जैसी मांस की वस्तुएं, शॉल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला, जिससे उनकी आय बढ़ी, लेकिन मशीन उत्पादों से उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ा। अगला प्रश्न क्या है? जनजातीय समुदाय में महिलाओं की स्थिति क्या है? सामान्य हिंदू समाज की तुलना में जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति अधिक स्वतंत्र मानी जाती है। उन्हें जीवन साथी चुनने और तलाक लेने का अधिकार होता है। हालांकि शिक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में वे अभी पीछे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। जनजाति और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाति का आधार हिंदू वर्ण व्यवस्था और अशुद्धता है, जबकि जनजाति का आधार एक विशिष्ट क्षेत्र और साझा संस्कृति है। जाति में श्रम विभाजन जटिल होता है, जनजाति में सरल होता है। जनजातीय आत्मसात क्या है? जनजातीय आत्मसात क्या है? जब कोई जनजाति अपनी संस्कृति छोड़कर हिंदू या ईसाई धर्म जैसी मुख्य धारा की संस्कृति को पूरी तरह अपना लेती है, उसे आत्मसात करना कहते हैं। मतलब कोई जनजाति अपने धर्म को छोड़कर यानी अपनी संस्कृति को छोड़कर किसी और संस्कृति में चली जाए, यानी ईसाई धर्म की संस्कृति में या हिंदू धर्म की संस्कृति या मुस्लिम धर्म की संस्कृति में चली जाए, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण मुख्यतः 4 क्षेत्रों में है। उत्तर पूर्व क्षेत्र नागा खासी है। उत्तर पूर्व में नागा और खासी जनजाति हैं। मध्य क्षेत्र में गौड़, मुंडा, भील जनजाति हैं। पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में टोडा, कादर जनजाति हैं। अगला है जनजाति ऋणग्रस्तता के कारण। गरीबी, कृषि का पिछड़ापन, सामाजिक उत्सवों पर भारी खर्चा और साहूकारों का शोषण इनके मुख्य कारण हैं। धूमंत खेती क्या है? इसे झूम खेती भी कहते हैं। इसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर साफ किया जाता है और कुछ सालों खेती के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ सालों के बाद उसमें फिर खेती की जाती है और कुछ सालों के लिए फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जनजातीय कल्याण में ठक्कर बापा क्या है? ठक्कर बापा क्या है? जनजातीय कल्याण में ठक्कर बापा, एक मिनट रुक जाओ। उन्हें जनजातियों का पितामह कहा जाता है। क्या ठक्कर बापा को जनजातियों का पितामह कहा जाता है? उन्हें भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना और उनके उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया। संस्कृतिकरण और जनजाति क्या है? जब जनजाति उच्च जातियों के रीति रिवाजों और शाकाहार को अपनाने लगती हैं ताकि सामाजिक स्थिति सुधारी जा सके, तो उसी को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। यानी जब कोई हिंदू निम्न जाति या जनजाति अपने आप को उच्च जाति होने का दिखावा करने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। घोटुल क्या है? घोटुल यह गौड़ जनजाति की एक युवा गृह संस्था है जहां युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है जनजातीय स्वास्थ्य की समस्या क्या है? अंधविश्वास, आधुनिक दवाओं तक पहुंच की कमी, कुपोषण, संक्रमण बीमारियां, यह जनजातीय स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। अनुच्छेद 42 का महत्व समझाइए। यह राष्ट्रपति को किसी समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने की शक्ति देता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं?
तो उत्तर है इसका, जनजातीय आंदोलन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि यह सदियों से हो रहे शोषण का परिणाम है। जल, जंगल, जमीन पर अधिकार का छीनना, अंग्रेजों ने नए वन कानून बनाए जिससे जनजातियों का अपने ही जंगल पर हक खत्म हो गया। दिक्कू का प्रवेश, बाहरी लोग जैसे जमींदार, साहूकार और ठेकेदार जनजातीय क्षेत्र में घुस आए और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अत्यधिक कर यानी टैक्सेशन, अंग्रेजों ने जनजातियों पर भारी लगान लगा दिया, जिसे चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। ईसाई मिशनरी का प्रभाव, जनजातियों को लगा कि मिशनरी उनकी पुरानी संस्कृति और धर्म को नष्ट कर रहे हैं, जिससे उनमें आक्रोश फैला। वेगारी, जनजातियों से जबरन बिना पैसे के काम कराया जाता है। वेगारी में क्या होता है, जनजातियों से जबरन यानी जबरदस्ती बिना पैसे के, कोई पैसा के बिना दिए काम किया जाता है, सड़क बनाने या नील की खेती में। बिरसा मुंडा आंदोलन, प्रकृति और इसका प्रभाव बताइए। 1895 से 1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह शक्तिशाली आंदोलन था। प्रकृति, यह एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और मुंडाओं को शराब छोड़ने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने को कहा। उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना और दिक्कुओं, बाहरी लोगों को बाहर निकालना। प्रभाव, बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को छोटा नागपुर पठार काश्तकारी अधिनियम 1908 पास करना पड़ा, जिससे जनजातियों की जमीन गैर जनजातियों को बेचना मुश्किल हो गया। अगला प्रश्न क्या है, संथाल जनजाति का मुख्य उद्देश्य बताइए। संथाल विद्रोह 1855 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया। के 3 मुख्य लक्ष्य थे: जमींदारों का खात्मा, जमींदारों द्वारा जमीन हड़पने की प्रक्रिया को रोकना, साहूकारों से मुक्ति, ऊंचे ब्याज दरों के चक्र को तोड़ना और स्वतंत्र शासन, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना और अपना खुद का शासन स्थापित करना। अगला है ताना भगत आंदोलन की विशेषता क्या है? ताना भगत आंदोलन, यह आंदोलन 1914 में जतारा भगत द्वारा शुरू किया गया था। अहिंसक प्रकृति, यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था और पूरी तरह अहिंसक था। धार्मिक सुधार, इन्होंने मांस मदिरा छोड़ने और सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया। खादी का प्रयोग, ताना भगतों ने गांधी जी के खादी और चरखे को अपनाया और लगान देने से मना कर दिया। नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां क्या हैं? नातेदारी मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में होती है। रक्त मूलक नातेदारी, यह जैविक संबंधों पर आधारित होती है, जैसे माता पिता और उनके बच्चे, भाई बहन, इन्हें रक्त संबंधी नातेदारी कहा जाता है। विवाह मूलक नातेदारी, यह विवाह के माध्यम से स्थापित संबंधों पर आधारित होती है, जैसे पति पत्नी, सास ससुर, साला साली आदि। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्री A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में भी विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय समाज के 4 मुख्य लक्षण बताइए। जनजातीय मुख्य लक्षण क्या हैं? तो जनजातीय समाज के 4 मुख्य लक्षण निम्न हैं। निश्चित भूभाग, प्रत्येक जनजाति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां उसके सदस्य निवास करते हैं। समान भाषा होती है, एक जनजाति के सदस्य आपस में बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक ही बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं। अंतर्विवाही समूह, जनजाति के सदस्य सामान्यतः अपनी जनजाति के ही भीतर विवाह करते हैं। विशिष्ट संस्कृति, प्रत्येक जनजाति अपनी अनूठी परंपराओं, रीति रिवाजों और खान पान, धार्मिक विश्वास होते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जाति और जनजाति में 4 समानताएं। जाति और जनजाति में पाए जाने वाली मुख्य 4 समानताएं इस प्रकार हैं। जन्म पर आधारित दोनों ही समूह की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यानी जाति और जनजाति की जो सदस्यता है वह हमें जन्म से ही मिलती है, वह किसी अन्य जाति में बदली नहीं जा सकती। अंतर्विवाही क्या है? दोनों ही समूह में अपने समूह के भीतर ही विवाह करने का नियम कड़ाई से पालन किया जाता है, यानी कठोरता से पालन किया जाता है। विशिष्ट नाम। प्रत्येक जाति जनजाति की अपनी एक अलग पहचान और विशिष्ट नाम होता है। सांस्कृतिक एकता। दोनों ही समूह के सदस्य के बीच एक मजबूत सामुदायिक भावना और अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जादू किसे कहते हैं? समाजशास्त्र और नृविज्ञान के अनुसार जादू उन क्रियाओं का अनुष्ठानों का समूह है जिसके माध्यम से मनुष्य अलौकिक शक्तियाँ या प्रकृति के शक्तियों को अपने वश में करने और अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। जेम्स फ्रेजर ने इसे छद्म विज्ञान कहा। इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं, सफ़ेद जादूगर परोपकार के लिए और काला जादू दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। यह तार्किक कारण प्रभाव के बजाय विश्वास पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गारो जनजाति मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य गारो हिल्स में निवास करती है। इसकी प्रमुख विशेषता मातृ सत्तात्मक समाज होना, जहां वंश का नाम माता के नाम से चलता है और संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटियां यानी विशेषकर छोटी बेटी नोकना को मिलता है। ये अचिक भाषा बोलते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय झूम खेती। इनका प्रमुख त्यौहार बांग्ला है, जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। टोटम की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, टोटम की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांत प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दिया है। दुर्खिम के अनुसार टोटम केवल एक प्रतीक या कोई साधारण पौधा पशु नहीं, बल्कि यह समाज का प्रतीक है। उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सामूहिक चेतना। आदिम समाज में जब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या उत्तेजना उत्पन्न होती है। इस शक्ति को उन्होंने क्या कहा है? माना। यानी जब समाज के व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होते हैं, जो उनके अंदर उत्तेजना यानी ऊर्जा होती है, उसको क्या कहा है? उस शक्ति को माना कहा है। और पवित्र और साधारण विभाजन। दुर्खिम के अनुसार समाज दुनिया को 2 भागों में बांटता है, पवित्र और असाधारण। टोटमवाद को पवित्र माना जाता है। समाज ही ईश्वर है। दुर्खिम का मानना था कि जब लोग टोटम की पूजा करते हैं तो वे वास्तव में अपने समाज की ही पूजा कर रहे होते हैं। टोटम उस समूह की एकता और अखंडता का दृश्य प्रतीक है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण है टोटम से जुड़े नियम, जैसे टोटम को न मारना या एक ही टोटम समूह को विवाह न करना। समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। निष्कर्ष क्या है? दुर्खिम के लिए टोटम की उत्पत्ति का आधार कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं समाज और उनकी सामूहिक शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है 7, जनजातीय विवाह के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जनजाति समाज में विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यौन संतुष्टि का नियमन। सभी समाजों की तरह जनजातियों में भी विवाह का प्राथमिक उद्देश्य मानवीय कामोच्छाओं को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके से व्यवस्थित करना है।
संतानोत्पत्ति और वंश वृद्धि। जनजातीय समूह में अपनी जनसंख्या बनाए रखने और पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह अनिवार्य माना जाता है। आर्थिक सहयोग। जनजाति में परिवार एक आर्थिक इकाई है। विवाह के माध्यम से श्रम का विभाजन होता है, जैसे पुरुष का शिकार करना और स्त्रियां का संग्रहण करना, जिससे परिवार का भरण पोषण सुलभ होता है। सामाजिक संबंधों का विस्तार। विवाह के माध्यम से दो अलग अलग कुलों या समूहों के बीच मित्रता और संबंध स्थापित होता है। यह संकट के समय आपसी सहायता सुनिश्चित करता है। संस्कृति का हस्तांतरण। विवाह के बाद माता पिता अपनी जनजाति की परंपराओं, लोकगीतों और कौशल को अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। इस प्रकार जनजाति विवाह व्यक्तिगत सुख से अधिक सामुदायिक निरंतरता और सामाजिक स्थिरता पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक जनजातियाँ। उपनिवेशिक शासन में जनजातियों के प्रति क्या नीतियाँ थीं? ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के दौरान जनजातियों के प्रति अपनाई गई नीतियाँ मुख्य रूप से उनके शोषण और नियंत्रण पर आधारित थीं। इन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है। अलगाव की नीति। अंग्रेजों ने कई जनजातियों क्षेत्र वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिए। उनका उद्देश्य जनजाति को मुख्य धारा से अलग रखना था, ताकि वे वहाँ के संसाधन, वन और खनिज का बिना किसी विरोध के दोहन कर सकें। कानूनी नियंत्रण और वन नीतियाँ। 1864 और 1894 के वन अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों ने वनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इससे जनजातियों के पारंपरिक अधिकार जैसे झूम खेती और लकड़ी इकट्ठा करना को छीन लिया गया, जिससे वे अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। राजस्व और जमींदारी प्रथा। जनजाति क्षेत्र में जमींदारी प्रथा लागू की गई और भारी लगान वसूला गया। इसके कारण साहूकार प्रथा बढ़ी और जनजातीय लोग कर्ज के जाल में फंस गए। यानी वह क्या, साहूकारों से अधिक ब्याज दरों पर पैसे लेते थे लगान को चुकाने के लिए, और वह उस ब्याज में फंसे रह गए और वो कर्ज के जाल में फंस गए। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। सरकार ने मिशनरियों को जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहाने धर्म परिवर्तन की छूट दी, जिससे जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक पहचान को ठेस पहुंची। इन दमनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में संथाल, मुंडा और कोल जैसे प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुए। अगला है विवाह क्या है। जनजातियों में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के विवाहों का उल्लेख कीजिए। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार विवाह में उन नियमों का समावेश होता है जो विवाहित व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति, उनके बच्चों के प्रति और समाज के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। जनजातियों में विवाह के विभिन्न प्रकार हैं। भारतीय जनजातियों में विवाह के विधि और अनोखे रूप देखने को मिलते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। संख्या के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। संख्या के आधार पर एक विवाह, इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है। बहुविवाह, इसके अंतर्गत बहुपत्नी विवाह, एक ही पुरुष कई पत्नियां जैसे नागा, गौड़, और बहुपति, एक स्त्री के कई पति जैसे टोडा और खस जनजाति में आते हैं। विवाह के साथी प्राप्त तरीके। परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह क्या है? कुकी जनजाति में विवाह से पूर्व
लड़का लड़की को साथ रहने दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। हरण विवाह, इसमें शक्ति का प्रयोग कर लड़की का अपहरण किया जाता है। यह नागा और भील संथाल में पाया जाता है। सेवा विवाह, यदि दूल्हा वधू मूल्य नहीं चुका पाता तो वह ससुर के घर रहकर सेवा करता है और गौड़ और बैगा में इसे लामनाई कहते हैं। विनियम विवाह क्या है? मैरिज बाय एक्सचेंज, दो परिवार आपस में अपनी बेटियां या बहनों की अदला बदली कर लेते हैं। क्रय विवाह, इसमें वधू के माता पिता को धनराशि दी जाती है जिसमें वधू मूल्य कहते हैं। यह हो और पलायन जनजातियों में सामान्य है। पलायन विवाह क्या है? जब माता पिता सहमति नहीं हो तो लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जनजाति लोगों का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भारतीय जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत सरल और प्रकृति पर आधारित रही। समाजशास्त्री मजुमदार और दत्त ने उनके आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर जनजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया। खाद्य संग्राहक और शिकारी स्तर, यह सबसे आदिम आर्थिक स्तर है। इस श्रेणी की जनजातियां पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर और वे कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा करते हैं और जंगल जानवरों का शिकार करते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान की जारवा और ओगो जनजाति, केरल की कादर जनजाति है। पशुपालक स्तर, इस श्रेणी की जनजातियां अपनी आजीविका के लिए पशुपालन जैसे भैंस, भेड़, बकरी पर निर्भर रहती हैं। इनका जीवन अक्सर खानाबदोश होता है क्योंकि ये चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। उदाहरण क्या है? नीलगिरी की टोडा जनजाति, भैंस पालन और हिमालय की गद्दी व बकराल जनजातियाँ। झूम या स्थानांतरित खेती, झूम या स्थानांतरित खेती करने वाले ये लोग जंगल के एक हिस्से को जलाकर साफ करते हैं और वहाँ कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे अपने दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे पोंडू या वेवर खेती भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति, कुकी जनजाति, मध्य भारत की वैगा जनजाति इसी प्रकार की खेती करती हैं। स्थायी कृषक, आधुनिक समय में अधिकांश जनजातियां अब एक स्थान पर बसकर खेती करने लगी। वे हल और बैलों का उपयोग कर धान, मक्का आदि उगाते हैं। उदाहरण के लिए मुंडा, उराव और संथाल और गौड़ जनजाति। शिल्पकार और दस्तकार, कुछ जनजातियां विशिष्ट हस्तशिल्प में निपुण होती हैं जैसे टोकरी बनाना, लोहे के औजार बनाना या बुनाई करना। उदाहरण के लिए अगरिया, लोहा बनाने वाले और कोल्हाम। औद्योगिक श्रम, खदानों और उद्योगों के विकास के कारण अब बड़ी संख्या में जनजातीय लोग चाय बागानों और कोयला खदानों और कारखानों में मजदूरी करने लगे। धर्म से आप क्या समझते हैं? जनजातीय धर्म की प्रमुख विशेषता बताइए। कितने मिनट की होगी? 43 मिनट की। 1 मिनट रुक जाओ। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास की एक ऐसी व्यवस्था है। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। जनजाति समाज में धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का आधार है जो उनके भय, आशा और प्रकृति के साथ संबंधों को दर्शाता है। जनजातीय धर्म की प्रमुख विशेषताएं जैसे जीवात्मवाद, जनजातियों का मानना है कि केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशुओं और पौधों, पत्थरों और नदियों में भी आत्मा निवास करती हैं। वे इन आत्माओं को खुश करने के लिए पूजा करते हैं। अगला है टोटमवाद। टोटमवाद क्या है? टोटमवाद, प्रत्येक गोत्र का एक टोटम, कोई पशु, पक्षी या पौधा होता है। इसमें वे अपना पूर्वज या रक्षक मानते हैं। इसकी हत्या करना वर्जित होता है। प्रकृतिवाद, जनजातीय लोग प्रकृति की शक्तियाँ जैसे सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और पहाड़ों की भी पूजा करते हैं क्योंकि वे इन पर पूरी तरह निर्भर होते हैं।
माना यह एक अदृश्य, अमूर्त और अलौकिक शक्ति है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति में हो सकती है। इसे प्राप्त करना सौभाग्य माना जाता है। जादू टोना जनजातीय धर्म में मंत्रों और अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। वे सफ़ेद जादू भलाई के लिए और काला जादू शत्रु के विनाश के लिए दोनों में विश्वास करते हैं। पूर्वज पूजा वे मानते हैं कि मरने के बाद पूर्वज उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है जनजातीय ऋणग्रस्तता यानी लोन में लोनों के कारणों की विवेचना कीजिए। जनजातीय समाजों में ऋणग्रस्तता एक गंभीर समस्या है। इसने उनके शोषण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अलाभकारी कृषि अधिकांश जनजातियां पहाड़ी या पथरीली मुख्य भूमि पर खेती करती हैं जहां पैदावार बहुत कम होती है। सिंचाई के साधन और आधुनिक तकनीकों के अभाव में वे अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उगा पाते, जिससे उन्हें उधार लेना पड़ता है। सामाजिक धार्मिक परंपराएं जनजातीय जीवन स्तर, विवाह और मृत्यु के समय भारी खर्च करने की परंपरा है। इन अवसरों पर सामुदायिक भोज और बलि चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। इस सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वे साहूकारों से कर्ज लेते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर कर्ज में डूब जाते हैं। नशाखोरी कई जनजातियों में मदिरा पान जैसी हंडिया या ताड़ी सामाजिक, धार्मिक और अनुष्ठानों का हिस्सा है। इस आदत पर होने वाला अत्यधिक खर्च उनकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देता है। साहूकारों और बिचौलियों का शोषण अनपढ़ होने के कारण उन जनजातीय लोग साहूकारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। साहूकार अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं, उनके अज्ञान का फ़ायदा उठाकर हेर फेर करते हैं, जिससे एक बार कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रकृति आपदाएं वर्षा की अनिश्चितता, फसल की बर्बादी या परिवार में किसी लंबी बीमारी के कारण उनकी संचित पूंजी समाप्त हो जाती है। उनके पास ऋण लेने का अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव जैसे जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क में आईं, उनकी ज़रूरतें बढ़ीं। विलासिता की वस्तुओं के प्रति आकर्षण उन्हें कर्ज में लाने पर मजबूर किया। निष्कर्ष जनजातीय ऋणग्रस्तता केवल धन की कमी नहीं बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में छिपी समस्याओं का परिणाम है। अगला प्रश्न है जनजातीय समाज में होने वाले परिवर्तन तथा उनके कारणों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्र भारत के बाद आधुनिकीकरण के युग में जनजातीय समाज में क्रांति परिवर्तन आए। होने वाले जो प्रमुख परिवर्तन हैं वह क्या हैं, तो वह निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन, संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा और अब नाभिकीय परिवार बढ़ रहे, यानी जो एक जगह पहले एक समूह में परिवार रहा करता था, लेकिन अब सिंगल परिवार होते जा रहे हैं। खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली में शहरीकरण का प्रभाव साफ दिखता है। आर्थिक परिवर्तन क्या रहे, जनजाति अब केवल शिकार या झूम खेती पर निर्भर नहीं करती, वे मजदूरी और सरकारी नौकरी और उद्योगों में काम करने लगे। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा अर्थव्यवस्था आ गई। और धार्मिक परिवर्तन, संस्कृतिकरण के कारण कई जनजातियां हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को अपना रही हैं, जबकि कई ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुई। इससे उनकी परंपराएं, टोटम पूजा कम हुई। राजनीतिक परिवर्तन, अब पारंपरिक मुखिया के बजाय संवैधानिक ग्राम पंचायतों और राजनीतिक दलों में भूमिका बढ़ी। जो परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, परिवर्तन का मुख्य कारण है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा ने जनजातियों को जागरूकता पैदा की, इससे वे अंधविश्वासों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपना रहे हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में कारखानों और खदानों के खुलने से बाहरी दुनिया ने उनका संपर्क बढ़ा है। सरकारी नीतियाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 46 के तहत दिए गए आरक्षण और कल्याणकारी योजना जैसे मनरेगा, एकलव्य विद्यालय ने उनकी स्थिति बदली। संचार के साधन
सड़क, रेल, इंटरनेट और मोबाइल ने भौगोलिक दूरियों को ख़त्म कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया। ईसाई मिशनरी और समाज सुधारक, इन संस्थाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, क्या सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के जो बुनियादी ढांचे यानी सामाजिक संस्था और सामाजिक व्यवहार के पैटर्न में होने वाला बदलाव से है। जब समाज के रीति रिवाजों और मूल्य या सामाजिक संबंधों के स्वरूप में समय के साथ कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल वही है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या सामाजिक परिवर्तन निरंतर बदलता रहता है? चक्रीय परिवर्तन क्या है? चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में न होकर एक चक्र के स्वरूप में होता है। इसका अर्थ है कि समाज जहाँ से शुरू होता है वहीं विभिन्न चरणों से गुजरते हुए वापस उसी स्थिति में पहुँच जाता है। इस तरह दिन के बाद रात या ऋतु बदलती है, वैसे वही सभ्यताएं भी जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, शिखर पर पहुंचती हैं और फिर पतन की ओर। स्पेंगलर और सरोकिन इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। पश्चिमीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवासन द्वारा दी गई। इसका तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो भारतीय समाज और संस्कृति में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण आए। इसमें पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोप की तकनीक, संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य जैसे मानवतावाद और तर्कवाद को अपनाना शामिल है। यह केवल पहनावे तक सीमित नहीं बल्कि यह जीवन जीने की आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज के किसी हिस्से द्वारा किया गया एक संगठित और सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना, किसी होने वाले परिवर्तन को रोकना। यह एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी साझा विचारधारा या लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। हर्बर्ट विलूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने स्वरूप से दो प्रतिमानों का वर्णन किया। रेखीय प्रतिमान यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। इसमें समाज हमेशा आगे की ओर यानी सरलता से जटिल की ओर, असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज कभी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। हर अलग चरण पिछले से बेहतर या उन्नत होता है। ऑगस्ट कॉम्टे के 3 स्तरों का नियम और डार्विन का विकासवादी सिद्धांत इसके उदाहरण हैं। इसमें माना जाता है कि समाज की प्रगति निरंतर एक ही दिशा में होती रहती है। चक्रीय प्रतिमान क्या है? चक्रीय प्रतिमान है इसके विपरीत चक्रीय प्रतिमान यह मानता है कि परिवर्तन एक चक्र की तरह घूमता है। समाज में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज है वह कल अतीत बन जाएगा और फिर भविष्य में वापस लौट सकता है। इसे घड़ी के पेंडुलम की तरह भी समझा जा सकता है। ओसवाल्ड स्पेंगलर ने सभ्यताओं के जन्म, विकास और विनाश की तुलना ऋतुओं से की है। वहीं P.A. सरोकिन ने संस्कृति परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में बताया कि समाज इंद्रियपरक और आदर्शात्मक संस्कृति के बीच झूलता रहता है। इसका निष्कर्ष क्या है? जहाँ रेखीय प्रतिमान निरंतरता, प्रगति और निरंतरता पर जोर देता है, वहीं चक्रीय प्रतिमान उतार चढ़ाव और
दोहराव की बात करता है। आधुनिक समाज में वैज्ञानिक प्रगति की ओर माना जा सकता है, रेखीय माना जा सकता है, जबकि फैशन या संस्कृति मूल्यों में बदलाव अक्सर चक्रीय देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न ने दी। उनके अनुसार संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक जैसे मशीन तकनीक और अभौतिक जैसे विचार मूल्य। जब भौतिक संस्कृति तेजी से आगे बढ़ती है और अभौतिक संस्कृति उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, पीछे रह जाती है, तो इस अंतराल को ही क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल तकनीक भौतिक तो आ गई, लेकिन उसे उपयोग करने के सही शिष्टाचार और संस्कार विकसित होने में समय लगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्रांति और तथा प्रगति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? क्रांति एक प्रगति दोनों ही परिवर्तन के रूप हैं, लेकिन इनमें बुनियादी अंतर क्रांति यह समाज में होने वाला अचानक तीव्र गति से आमूल चूल परिवर्तन। इसका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। अक्सर संघर्ष या हिंसा शामिल हो सकती है। प्रगति क्या है? एक पूर्व निश्चित वांछित दिशा में होने वाला क्रमिक धीरे धीरे परिवर्तन है। यह हमेशा अच्छाई या बुराई की ओर इंगित करती है और इसे समाज द्वारा सकारात्मक माना जाता है। प्रगति के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाते हैं। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण परंपरागत भारतीय जाति व्यवस्था पर संस्कृतिकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये वाला। औद्योगिकरण वाला जो शुरुआत का है, और एक ये। तो क्या है संस्कृतिकरण का अर्थ? इस अवधारणा का प्रतिपादन M.N. श्रीनिवास ने किया। इनके अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च जाति या प्रायद्वीज या ब्राह्मण जाति के रीति रिवाजों या कर्मकांडों या विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाती है। इसका उद्देश्य जाति सोपानक्रम में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है। जाति व्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? इसका जाति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है पद क्रम में गतिशीलता। संस्कृतिकरण ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह स्थिर होने से बचाया है। इसने निम्न जातियों को सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ाने का एक सांस्कृतिक मार्ग दिया है। जीवन शैली में बदलाव, इसके प्रभाव से कई जातियों ने मांस मदिरा त्याग किया और जेनु धारण करने या शाकाहार जैसे उच्च जाति के लक्षणों को अपनाया है। इसमें सीमाएं क्या होती हैं? श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि इसे केवल पदगत परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। अर्थात व्यक्ति की जाति की स्थिति बदल सकती है, लेकिन पूरी जाति व्यवस्था वैसी ही होती है। पूरी जाति व्यवस्था बदल नहीं सकती। सूचना प्रौद्योगिकी IT का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उस तकनीक प्रणाली से है जिसके द्वारा सूचना डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इसे उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से संसाधित किया जाता है। फिर और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं अपने दोहरे से नहीं लाया। एक क्वेश्चन भी ये आपके पेपर में जो 24, 23, 22 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये वही क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी आने के 100% चांसेस हैं। तो क्या है एक डेटा को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से संसाधित किया जाता है और फिर संचार माध्यमों द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और दूर संचार जैसे साधन शामिल हैं। सामाजिक परिवर्तन में सूचना तकनीक कारकों की भूमिका। सूचना प्रौद्योगिकी ने आधुनिक समाज को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। संचार क्रांति,
संचार में क्रांति, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने भौगोलिक दूरियों को खत्म किया कर दिया है, जिससे लोग दुनिया के किसी भी कोने से पल भर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। पल भर मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अब इंटरनेट के माध्यम से एक सेकंड यानी पल भर में आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पा सकते हैं, बात कर पा सकते हैं, देख पा सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से सबकी पहुंच आसानी बना दी, जिसके शिक्षा का आधुनिकीकरण, ऑनलाइन शिक्षा, लर्निंग और डिजिटल लाइब्रेरी ने ज्ञान तक सबकी पहुंच आसान बना दी है, जिससे समाज में साक्षरता और जागरूकता बढ़ी। आर्थिक परिवर्तन, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और डिजिटल भुगतान ने व्यापार के पुराने तरीकों को बदलकर एक कैशलेस सामाजिक की ओर कदम बढ़ाया है। रोजगार के नए अवसर, आईटी क्षेत्र ने लाखों लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल मार्केटर जैसे नए करियर विकल्प दिए। सोशल मीडिया राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अब सरकारी नीतियों और पर अपनी राय रख सकते हैं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन, विभिन्न देशों की संस्कृतियां अब एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं, जिससे एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव की अवधारणा विकसित हुई। निष्कर्ष, सूचना प्रौद्योगिकी ने न केवल हमारे काम करने के तरीके को बदला है, बल्कि हमारे सोचने, रहने और सामाजिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, विकास और प्रगति में अंतर क्या है? विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो समाज में संरचनात्मक सुधार लाती है और जिसे आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी शामिल होता है। इसके विपरीत प्रगति एक निश्चित इच्छित दिशा की ओर बढ़ना है, इस एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया, जबकि प्रगति नैतिक और मूल्य प्रावधान है, जिसका अर्थ है किसी आदर्श की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है, जहां से शुरू होता है घूमकर वहीं वापस आ सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि सभ्यताएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, चरम पर पहुंचती हैं, फिर उनका पतन होता है। स्पेंगलर, टोयनवी और सरोकिन इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक रहे। आधुनिकीकरण में भारत में इसके परिणाम, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारंपरिक सामाजिक आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है। यह केवल पहनावे तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों में खुलापन, समानता और वैज्ञानिक सोच को समावेश। डेनियल लर्नर के अनुसार यह गतिशीलता की व्यक्तित्व की पहचान है। भारत में आधुनिक के कारण सामाजिक संरचना में बदलाव, जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हुए और छुआछूत जैसी कुरीतियों में कमी आई। शिक्षा का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक शिक्षा और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में अंधविश्वास कम हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार, आधुनिकीकरण के कारण महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनी और उनके सामाजिक अधिकारों में वृद्धि हुई। नगरीकरण से क्या हुआ? लोग रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते रहे, यानी गांव से शहरों की ओर चले गए। पारिवारिक परिवर्तन, संयुक्त परिवार यानी एक समूह में रहने वाले परिवार टूटकर एक सिंगल परिवार में बदल रहे हैं। अगला प्रश्न क्या? अच्छा, खत्म हो गया, एक मिनट। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन तो समाप्त हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एग्जाम में किस तरीका से लिखना है, किस टाइप से लिखना है, अब वह देख लेते हैं। तो उसके लिए वह किस तरीका से लिखने में बता देता हूँ आपको, आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले एक परिभाषा, कोई क्वेश्चन आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइब का क्वेश्चन आया, यानी जनजाति का क्वेश्चन आया है, तो उसमें क्या करना है, जैसे D.N. मजूमदार है या G.S. धुरिये हैं, उनकी एक डेफिनेशन लिख दो शुरुआत में।
तो आपका जो एग्जामिनर है वह देखकर उसको लगेगा कि बच्चा गहराई से पढ़कर आया है। इसलिए आप सबसे पहले एक जो परिभाषक है या समाज शास्त्री है उसकी एक परिभाषा लिख दो। उसके बाद दूसरी लेयर में क्या करना है, दूसरी लेयर में करना है फ्लो चार्ट, यानी एक डायग्राम बनाना है जो मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन में। जैसे आपसे पूछ लिया कि अनुच्छेद वर्णित कीजिए, तो उन अनुच्छेदों का एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे अनुच्छेद में क्या है वह, और अनुच्छेद अगला अनुच्छेद दे दिया। अगला अगली लेयर में क्या करना है, जैसे कोई मूवमेंट है यानी कोई जैसे जैसे कोई आंदोलन आया, जैसे संथाल विद्रोह आया 1899, कोल विद्रोह आया है, तो आप उनको हाईलाइट कर दें, उनका भी एक फ्लो चार्ट बना दें। तीसरा करना है जो वर्तमान यानी उसके एक प्रसंग जो करंट में उसकी स्थिति है, निष्कर्ष में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है अपने हिसाब से। जैसे 2006 फॉरेस्ट अधिनियम है, जो भी आपको थोड़ा बहुत पता हो उसको मतलब आप लिख दें निष्कर्ष के तौर पर। आप इन 3 लेयरों में अगर एग्जाम को लिख कर आएंगे, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, आपके 100% पूरे नंबर आ जाएंगे। आपके क्या पूरे नंबर आ जाएंगे 3 लेयर में आपको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपको केवल हमेशा ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है और ब्लू पेन से कंटेंट, जो भी आपका आंसर है वह ब्लू पेन से लिखना है। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही आप अलगाव या किसी जल या जंगल जमीन को लिखें, ये जैसे किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख या सन को लिखें, तो उसे हाईलाइट जरूर करें। किसी भी एक कलरफुल पेन ले जाएं, जैसे गुलाबी पेन है, या फिर आप उसी से हाईलाइट कर दें, उसे अंडरलाइन कर दें, या तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट तरीका है। और क्वेश्चन का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जरूर लिखें लास्ट में। निष्कर्ष लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा के अच्छी खासी क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, वह आपका एक नंबर नहीं काटता। चौथा क्या करना है, नया आंसर हमेशा जो अगर आपको जैसे आपका एक क्वेश्चन हुआ, यही पहला क्वेश्चन आया कि संस्कृतिकरण क्या है, आपका वो एक मतलब 3 से 4 लाइन में आ गया, तो आपको उसी पेज को वहीं छोड़ देना है। अगले पेज पर नए पेज से जो अगला क्वेश्चन है वो नए पेज से शुरू करना है, नए ताकि नहीं वह उसी पेज से शुरू नहीं करना। एग्जामिनर उससे कंफ्यूज हो जाता है कि ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है या उस क्वेश्चन का आंसर है, उसे ठीक से समझ नहीं पाता और आपके नंबर उससे कम भी हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, जो नया आंसर लिखना है तो नए पेज से लिखो और हमेशा ब्लैक से हेडिंग लिखो, ब्लू से कंटेंट लिखो, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलो। और सबसे पहले एक जो डेफिनेशन समाजशास्त्री की डेफिनेशन लिख दो, परिभाषा दे लिख दो उसकी। यही आपके लिए बहुत मतलब 90+ नंबर लाने के लिए वो है प्रोसेस। आप इतना ही कर आएंगे तो आपका एक नंबर नहीं काटेगा, यानी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो दोस्तों ये जो ट्राइब, एक मिनट रुको। तो दोस्तों ये थे ट्राइब्स इन इंडिया के वो यानी भारतीय जनजातियों के वो मूवमेंट यानी आंदोलन और क्वेश्चन के जो भी बीए 3rd सेमेस्टर के 2026 यानी कल 10 जनवरी को आपकी परीक्षा है। परीक्षा में आपके जो प्रश्न आने वाले हैं ये आपकी नैया पार लगा देंगे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अलगांव से लेकर संथाल विद्रोह तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ तो ये पीडीएफ मैं आपको इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आपको वहां से भी नहीं खुल पाए तो मेरी इंस्टा आईडी का भी लिंक है, मैं इंस्टा आईडी का लिंक दे दूंगा। इंस्टा आईडी से आप उसके बायो में जाकर मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर लिखा होगा सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिखा होगा, दोनों में से एक लिखा होगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो बनाई है मैंने, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी मदद करती है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आपके एक लाइक
मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन करता है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी देना मुझे मेरा परम धर्म है। कमेंट में जरूर बताएं कि बिरसा मुंडा किस राज्य से थे और उन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखते हैं कि कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशियोलॉजी की किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं और उस टॉपिक को लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें या बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि पार्ट 3 यानी अगर पार्ट 3 या पार्ट 2, सॉरी मैंने पार्ट 3 तो पहले जा डाल चुका हूँ, ये तो महामैराथन थी और पार्ट 4 डालने की सोच रहा हूँ। अगर किसी कारण मैं नहीं डाल पाया तो उसे कह नहीं सकता, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है मैं शाम को पार्ट 4 भी डाल दूं। 3 पार्ट में डाल चुका हूँ। ये महामैराथन है, संपूर्ण क्वेश्चनों को छाट कर लेकर आया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम में फोड़ कर आइए। जय हिंद, धन्यवाद।